नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 की। जी हाँ, और आप सभी की डिमांड पर प्रोटीन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं, जितने भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, सारे आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। और ये हम देखने वाले हैं पार्ट 4 में, ठीक है। पार्ट 3 हम अपलोड कर चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप लोग जरूर देखें। उसमें हमने टीकाकरण से रिलेटेड, योजनाओं से रिलेटेड प्रश्नों को लिया है, आप लोग जरूर देखें। इसमें हम प्रोटीन से रिलेटेड फैक्ट देखने वाले हैं। इसके बाद हम MCQ बेस्ड क्वेश्चन भी लेके आएंगे, प्रोटीन से संबंधित जितने भी बन सकते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी आप लोग प्रोटीन क्या कैसा होता है, क्या चीज़ें होती हैं इसमें, इसके टाइप्स प्रकार क्या कितने हैं, सारे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रोटीन की, ठीक है। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। यही एक प्रश्न बन गया कि प्रोटीन क्या है। तो प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जितने भी हम आपको फैक्ट बता रहे हैं, इन्हीं से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। अतः इसे नाइट्रोजनी पदार्थ भी कहा जाता है। प्रोटीन को क्या कहा जाता है? नाइट्रोजनी पदार्थ। प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ये प्रश्न बन गया भैया। तो जे वर्जिलियस ने कब किया था? 1938 में किया था। तो आप देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण आपके प्रश्न यहाँ से बनते हैं हर एक फैक्ट में। प्रोटीन की कमी के कारण बच्चों में मरस्मस तथा क्वेसियोरकर नामक रोग उत्पन्न होता है। तो आप लोग ये रोग याद रखेंगे कौन कौन से होते हैं प्रोटीन की कमी से, मरस्मस तथा क्वेसियोरकर। चलिए, अगला है, मानव के भोजन में प्रतिदिन 60 से 70 ग्राम प्रोटीन होना आवश्यक है। कितना? 60 से 70 ग्राम, ठीक है। इंपोर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं साथियों। तथा किशोरावस्था में लगभग 100 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता रहती है। चलिए, इसकी संरचना देख लेते हैं। प्रोटीन की इकाई को अमीनो अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। अमीनो अम्ल के नाम से जाना जाता है प्रोटीन की इकाई को। इस तरीके से होता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अम्ल क्षार, इस तरीके से चीज़ें बनती हैं। चलिए, अमीनो अम्ल कार्बोक्सिलिक समूह अम्लीय प्रवृत्ति को तथा एमिनो समूह क्षारीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। अतः प्रोटीन अम्लीय, क्षारीय या उदासीन प्रवृत्ति की पाई जाती है। यह अमीनो अम्ल जलीय विलयन में H आयन का त्याग कर ज़्विटर आयन का निर्माण करते हैं। मानव में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। एक प्रश्न यहीं से बन रहा है, जिनमें से 10 का निर्माण शरीर स्वयं कर लेता है। अतः उन्हें अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। जबकि बाह्य यानी बाहरी सूत्रों से ग्रहण किए गए अमीनो अम्ल आवश्यक अमीनो अम्ल कहा जाता है। अब हम देखने वाले हैं प्रोटीन के प्रकार, ठीक है। संरचना के आधार पर प्रोटीन निम्न 2 प्रकार की होती है, ठीक है। किसके आधार पर? संरचना के आधार पर। तो यहीं से एक प्रश्न बन गया, रेशेदार प्रोटीन, गोलाकार प्रोटीन। कितने? 2 प्रकार होते हैं संरचना के आधार पर, रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन। अब हम समझते हैं कि रेशेदार प्रोटीन क्या होते हैं। तो रेशेदार प्रोटीन सामान्यतः तंतुबद्ध संरचना के रूप में पाई जाती है। इसका सामान्यतः पाचन नहीं होता है, इसलिए यह शरीर में संचित पाई जाती हैं, जैसे कि क्रेटीन, कोलेजन, ठीक है। ये क्या हो गया? हमारे रेशेदार प्रोटीन हो गए। अगर हम गोलाकार प्रोटीन की बात करें तो इनकी संरचना गोलाकार प्रवृत्ति से होती है तथा इनका संचय मानव शरीर में पाया जाता है, जैसे कि ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, मायोसिन, कैसीन, हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? हमारे गोलाकार प्रोटीन होते हैं। चलिए,
अब हम बात करते हैं संगठन के आधार पर प्रोटीन निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से? सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सरल प्रोटीन क्या होते हैं। तो सरल प्रोटीन सामान्यतः एक ही प्रकार के अमीनो अम्ल से निर्मित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सरल प्रोटीन कहते हैं। जैसे कि ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, मायोसिन, ये क्या है? हमारे सरल प्रोटीन जो कि एक ही प्रकार के अमीनो अम्ल से निर्मित होते हैं, बनाए जाते हैं। चलिए अब हम समझते हैं संयुग्मी प्रोटीन। संयुग्मी प्रोटीन में अमीनो अम्ल के साथ ही अन्य प्रतिस्पर्धी समूह भी जुड़ा रहता है, जैसे हीमोग्लोबिन। तो इसमें प्रोटीन और आयरन। कैसेन में क्या होता है? प्रोटीन और कैल्शियम। ग्लाइकोप्रोटीन में क्या होता है? प्रोटीन और ग्लूकोज। तो ये होते हैं संयुग्मी प्रोटीन, यानी कि इनमें 2 चीज़ों अमीनो अम्ल के साथ किसी अन्य प्रतिस्पर्धी समूह को भी जोड़ा जाता है। ठीक है। और तीसरा है हमारा व्युत्पन्न प्रोटीन। यह प्रोटीन सामान्यतः सरल प्रोटीन के अपघटन से प्राप्त होता है, जैसे इंसुलिन हो गया, पैराकेसिन हो गया, पेप्टोन्स हो गया। ठीक है, ये व्युत्पन्न प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन के स्रोत की बात करें तो बीजों में सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में होता है। ठीक है, सबसे अधिक सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। जंतुओं में जैविक प्रोटीन के रूप में सबसे अधिक अंडे में पाया जाता है। पादपों में सबसे अधिक प्रोटीन शैवालों में पाया जाता है। क्लोरेला, स्पेरुलेला, साइप्रोगायरा आदि में पाया जाता है। 100 ग्राम कच्ची मूंगफली में 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन होता है। 100 ग्राम कच्ची मूंगफली में 1 लीटर दूध के बराबर क्या होता है? प्रोटीन होता है। अब हम समझते हैं कुछ मुख्य तत्वों को। प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर की वृद्धि विकास में सहायता करना होता है। मनुष्य के बालों, नाखून और जानवरों के नाखून, खुर व सींगों में अल्फा केराटिन प्रोटीन उपस्थित रहता है। कौन सा प्रोटीन? अल्फा क्रेटिन प्रोटीन उपस्थित होता है। मकड़ी के जाले में बीटा क्रेटिन प्रोटीन यानी कि लार ग्रंथियों से स्रावित उपस्थित होता है। कौन सा प्रोटीन? बीटा क्रेटिन प्रोटीन मकड़ी के जाल में। अंडे व रक्त में क्रमशः एल्ब्यूमिन व ग्लोब्यूलिन प्रोटीन उपस्थित होता है। अंडे में क्या होता है और रक्त में क्या होता है? ठीक है। इसके बाद अनाज और दालों में क्रमशः ग्लूटेन या ग्लूटेसिस या कहें कि प्रोलोमिन्स प्रोटीन उपस्थित होता है अनाज और दालों में। अब हम बात करते हैं वसा यानी कि फैट्स की। वसा शरीर का ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ होता है। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट की तरह वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यौगिक है, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, परंतु इसमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन की कम मात्रा होती है, जिसके कारण वसा का ऑक्सीकरण अधिक होता है एवं अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। चलिए, 1 ग्राम वसा अणु के ऑक्सीकरण से सबसे अधिक 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कितनी होती है? 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वसा के ऑक्सीकरण के बाद ग्लिसरॉल व वसीय अम्ल का निर्माण होता है, जो लसिका ऊतकों के द्वारा वसा ऊतकों में संचित हो जाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, वसा जल में पूर्णतः अघुलनशील होते हैं। ठीक है, पूरी तरह से नहीं घुलते हैं, लेकिन कार्बनिक अम्लों में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी एक प्रश्न बन रहा है कि कार्बनिक अम्लों में क्या वसा पूरी तरह से घुलनशील होता है? तो यस। मानव शरीर में वसा का जमाव एंडीपोज, कौन सा? एंडीपोज ऊतकों में यानी कि टिश्यू में पाया जाता है। इन पर परावैंगनी किरणों के गिरने से विटामिन डी बनता है। क्या बनता है? विटामिन डी। अब हम वसा के प्रकार जान लेते हैं। तो वसा को निम्नवत 2 भागों में विभक्त किया गया है। एक तो संतृप्त वसा, दूसरा असंतृप्त वसा। अब संतृप्त वसा क्या होता है? इस प्रकार की वसा 20 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर भी द्रव अवस्था में पाई जाती है, जैसे तेल, नारियल का तेल, ताड़ का तेल। ठीक है, तो ये हो जाएगा संतृप्त वसा।
और जो 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप यानी कि ठोस अवस्था में पाया जाए, जैसे कि मछली का तेल, सरसों का तेल, वनस्पति का तेल। ठीक है, तो ये हो जाता है आश्रित वसा। चलिए यहाँ से हम समझते हैं विटामिन। हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक के अनुसार विटामिन एक सहायक आहार का घटक या कारक है। सबसे पहले विटामिन की खोज ल्यूनेन नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले विटामिन की खोज किसने की, तो ल्यूनेन नामक वैज्ञानिक ने की थी। उन्होंने विटामिन सी की खोज की थी। और सबसे पहले विटामिन शब्द का प्रयोग 1911 ई में सी फंक ने किया था। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया, तो सी फंक ने किया। कब किया, तो 1911 में किया। या कहें कि खोज किसने करी, तो सी फंक ने। विटामिन के बारे में सबसे पहले विस्तृत अध्ययन हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। सबसे पहले विस्तृत अध्ययन जो किया वो हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने किया। सबसे पहले प्रयोगशाला में विटामिन B1 यानी कि थायमिन को प्राप्त किया गया। कौन सा, विटामिन B1 जिसे हम थायमिन बोलते हैं, उसको प्राप्त किया गया। विटामिन शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, परंतु ऊर्जा स्राव में इनका कोई महत्व नहीं होता है। चलिए अब हम विटामिन के प्रकार समझते हैं। ठीक है, तो विटामिन विलयता या घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है जल में विलय, दूसरा होता है जल में अविलय। ठीक है, तो जल में विलय मतलब जल में घुलने वाले। तो जल में विलय विटामिन शरीर में संचित नहीं होते, जैसे कि विटामिन बी और विटामिन सी जल में विलय विटामिन है। कौन कौन से पूछा जाता है कि जल में या पानी में घुलने वाले विटामिन कौन से हैं, तो विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, याद रखेंगे। हम बात करें कि जल में अविलय या वसा में विलय। ठीक है, जो वसा में विलय होते हैं और जल में नहीं होते हैं। तो वसा में विलय विटामिन का शरीर में संचय पाया जाता है, जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गया। ये वसा में विलय विटामिन हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कौन कौन से, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। अब विटामिनों का वर्गीकरण की बात करें तो विटामिन ए नेत्र ज्योति के लिए परम आवश्यक विटामिन है यह, तथा यह रेटिना के विकास में सहायक विटामिन भी है ना। तो नेत्र यानी होता है आंख। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, पूछा जाता है बहुत एग्जाम में, रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल होता है, या कहें कि बीटा कैरोटीन होता है। क्या कहें, बीटा कैरोटीन। तथा इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ए को क्या कहा जाता है, संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। चलिए, यह विटामिन नेत्र में पाई जाने वाली स्लका कोशिकाओं के रोडोप्सन व शंकु कोशिका के आयोडोप्सन नामक रंग वर्णकों के निर्माण में भाग लेता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होती है। क्या होता है, रतौंधी, जिसे रात में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं साथियों। विटामिन से रिलेटेड जितने प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, सारे प्रश्न इसी में डिस्कस करेंगे। जीरोफैथलियमा यानी कि आँखों का शुष्क होना। ठीक है, याद रखेंगे, ऐसा एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है। कैरोटोमलेसिया जिसे कैरेटीन प्रोटीन का आंखों में जमा होना आदि रोग होते हैं। मानव में विटामिन ए का संचय यकृत यानी कि लीवर में होता है। याद रखेंगे, मानव में विटामिन ए का संचय कहाँ होता है, तो लीवर यानी यकृत में। इसके अगर सूत्र की बात करें, क्या क्या हमें खाना चाहिए जिससे विटामिन पूर्ण मात्रा में मिले, तो हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर में सबसे अधिक होता है, गोल्डन राइस, मछली का यकृत तेल, अंडे की जर्दी, दूध, पनीर आदि। ठीक है, याद रखेंगे। हम बात करते हैं विटामिन B1 की। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। क्या है, थायमिन। तथा इसका विटामिन को फंक नामक वैज्ञानिक ने चावल के छिलके से प्राप्त किया था। विटामिन B1, मानव में विटामिन B1 की कमी से वेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, वेरी नामक रोग उत्पन्न होता है। इसमें शरीर अत्यंत दुर्लभ, हाथ पैर में दर्द और सूजन तथा हृदय की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं विटामिन B2 की। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है। तथा इसका विटामिन की कमी से मुख में छाले एवं मुख के किनारों का फटना, जिसे हम बोलते हैं चिरोसिस, हो जाता है। जैसे विकार उत्पन्न होते हैं, किससे, B2 से, विटामिन B2।
दूध, मटर, सेम, मैदा, मांस, अंडा, हरे पत्तेदार सब्जियां इत्यादि विटामिन B2 के प्रमुख स्रोत हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन B3 की। किसकी? विटामिन B3। इसका रासायनिक नाम होता है नियासिन। क्या होता है? नियासिन, या कहें कि निकोटिनामाइड। क्या होता है? निकोटिनामाइड, है ना। इसकी कमी से प्लेग्रा या त्वचा दाद नामक रोग हो जाते हैं विटामिन B3 से। याद रखेंगे, विटामिन B3 से कौन से रोग होते हैं? प्लेग्रा या त्वचा दाद नामक रोग होते हैं। और अब हम बात करते हैं विटामिन B5 की। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? पैंटोथेनिक एसिड। क्या होता है? पैंटोथेनिक एसिड। इस विटामिन की कमी से मानव में बालों का सफ़ेद होना, बुद्धि का मंद होना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। किससे? विटामिन B5 से। अंकुरित गेहूं, आलू, बादाम, मटर, पत्तेदार सब्जियां आदि इस विटामिन के प्रमुख स्रोत हैं। हम तो यही कहेंगे कि सभी लोग इसके नोट्स बना लें और नोट्स को 2-4 बार दोहराएं तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। हम बात करते हैं विटामिन B6 की। इसका रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन तथा इसकी कमी से होने से शरीर में वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है ना, बढ़ती नहीं है, हाइट नहीं बढ़ती और व्यक्ति अरक्तता का शिकार हो जाता है। इसमें हरी सब्जियां, मांस और कलेजी इसके प्रमुख स्रोत हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन B7 की। विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटिन। क्या होता है? बायोटिन। इसकी कमी से शरीर में लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। यह विटामिन मुख्यतः मांस, अंडा, यकृत तथा दूध आदि में पाया जाता है। हम बात करते हैं विटामिन B9 की। जी हाँ, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है? फॉलिक अम्ल। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो फॉलिक अम्ल, ट्राइल्यूटामेट। ठीक है, याद रखेंगे। अम्ल के रूप में पाया जाने वाला यह विटामिन बड़ी आंत में कोलोन के जीवाणु द्वारा निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? कोलोनो जीवाणु के द्वारा। इस विटामिन की कमी से मानव में एनीमिया तथा पैचिस रोग हो जाता है। ठीक है, यह विटामिन मुख्यतः दाल, यकृत, सब्जियां, अंडा तथा सेम आदि में पाया जाता है। अब बात करते हैं विटामिन B12। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामिन। क्या होता है? साइनोकोबालामिन होता है। इस विटामिन में कोबाल्ट धातु उपस्थित रहती है। कौन सी धातु? कोबाल्ट धातु। यह विटामिन रक्त की उत्पत्ति में क्या होता है? सहायक होता है। चलिए, यह विटामिन न्यूक्लिक अम्ल एवं लाल रक्त कणों की परिपक्वता के लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण करता है। मानव में इस विटामिन की कमी से पर्सिसियस एनीमिया रोग होता है। कौन सा? पर्सिसियस एनीमिया रोग होता है। मांस, कलेजी, दूध आदि इस विटामिन के प्रमुख स्रोत हैं तथा यह एकमात्र ऐसा विटामिन है जो पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, विटामिन B12 पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता, एकमात्र ऐसा विटामिन है। अब हम बात करते हैं विटामिन C। विटामिन C का रासायनिक नाम बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड तथा इसे घाव भरने में सहायक विटामिन होता है। ठीक है, विटामिन C। विटामिन C मांस में अनुपस्थित होता है, मांस में नहीं पाया जाता है तथा खट्टे रसदार फल जैसे नींबू, संतरा आदि, आंवला, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज आदि में विटामिन C प्रमुख रूप से पाया जाता है। मानव में इस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। कौन सा? स्कर्वी नामक रोग होता है। और रुग्ण दशा में विटामिन C शरीर में भंडारित नहीं होता है क्योंकि यह विटामिन मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है। हम बात करते हैं विटामिन D का। तो विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। तथा यह विटामिन हड्डियों तथा दांतों को मजबूती प्रदान करने में सहायक होता है। कौन सा? विटामिन D। यह विटामिन दांतों एवं हड्डियों में कैल्शियम फास्फेट के रूप में उपस्थित रहता है। अगर हम बात करें कि विटामिन D सबसे ज़्यादा किससे मिलता है, तो सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, अतः इसे धूप का विटामिन भी कहा जाता है। किसे? विटामिन D को। विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस, जिसे हम बोलते हैं सूखा रोग। वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया तथा ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। किससे? विटामिन D से। यह विटामिन हड्डियों में कोलेजन
तंतुओं का निर्माण करता है। यह विटामिन मक्खन, घी, अंडे, मछली के तेल आदि में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। जब हम बात करते हैं विटामिन ई की, तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है टोकोफेरोल। क्या होता है? टोकोफेरोल। तथा इसे सुंदरता बढ़ाने वाला विटामिन भी कहा जाता है। किसे? विटामिन ई को बांझपन रोधी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? बांझपन रोधी विटामिन के नाम से जाना जाता है। यह शरीर में ऑक्सीडेंट का कार्य करता है, अर्थात शरीर में बनने वाले मुक्त मूलकों को नष्ट करता है। कौन सा? विटामिन ई। इस विटामिन की कमी से मानव में बांझपन या नपुंसकता का उत्पन्न हो जाती है। यह विटामिन अंकुरित दाने जैसे कि गेहूं, मटर, चना, हरी पत्तेदार सब्जियां तथा मांस में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। चलिए, लास्ट विटामिन है विटामिन के। इसका रासायनिक नाम पूछा जाता है तो क्या होता है? फिलोक्यूविन या कहें कि नेफ्थोक्विनोन। ठीक है। तथा इस विटामिन को रक्त स्रोत रोधी विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रक्त स्राव रोधी विटामिन कहा जाता है। इस विटामिन का निर्माण कोलोन यानी बड़ी आंत का एक भाग में पाए जाने वाले जीवाणु ई कोलाई के द्वारा होता है। किसके द्वारा? ई कोलाई के द्वारा। यह रक्त के स्राव को रोकने वाला विटामिन है, यानी कि खून को रोकने वाला विटामिन है, जो यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण हेतु आवश्यक है। इस विटामिन की कमी से मानव में रक्त का थक्का नहीं बनता और कटे स्थान से रक्त का स्राव बहुत अधिक होने लगता है। कौन से? विटामिन के से। तो विटामिन के से जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं और प्रश्न बनते हैं हमने इस वीडियो में डिस्कस करे। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं इनके MCQ बेस्ड क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।